नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं। जीएसटी रिटर्न्स विद क्यूआरएमपी स्कीम। हम डिटेल में बात करेंगे जीएसटी रिटर्न्स की, स्पेसिफिकली जीएसटीआर 1 की, जीएसटीआर 3B की, आईएफएफ फैसिलिटी की। उसके अलावा हम बात करेंगे जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B की। साथ ही हम कवर करेंगे इन केस ऑफ कंपोजिशन डीलर कैसे आप जीएसटीआर 4 फाइल करते हैं। तो ये सभी रिटर्न हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स। हमारी यह वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी। बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जिस्टिंग जीएसटी रिटर्न्स का क्या सिस्टम था, क्या पैटर्न था। 1 जनवरी 2021 से जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम वो एप्लीकेबल कर दी गई। तो हम दोनों ही बातें समझेंगे कि 1 जनवरी 2021 से पहले क्या सिचुएशन थी और 1 जनवरी 2021 के बाद क्या सिचुएशन ली है। तो बहुत ही बेसिक चीजों से हम स्टार्ट करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से इन सभी बातों से फेमिलियर हो, आपने ये सभी प्रैक्टिसेस ऑलरेडी फॉलो कर रखी हैं, लेकिन फिर भी कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने जो है नई प्रैक्टिस स्टार्ट की है या फिर नया नया जीएसटी वो सीखना चाह रहे हैं। तो ऐसे में बेसिक बातें शायद उनको अच्छे से ना पता हो, तो ऐसे में उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जीएसटी रिटर्न्स को लेकर वो भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बहुत ही बेसिक स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई एक मिस्टर एक्स है जो अपने आप को जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर करा लेते हैं। जीएसटी लॉ के तहत वो एक रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। और आप सब जानते हैं कई तरह के जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी लॉ के अंदर बताए गए हैं। एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर, एज ए कंपोजिशन डीलर, एज ए टीडीएस डिडक्टर, एज ए टीसीएस कलेक्टर, एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो बहुत सारे केसेस बताए गए हैं जहां पर आप अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर कराते हैं। हम अपने इस कोर्स में बेसिकली दो तरह के जो रजिस्ट्रेशन है, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको लेकर डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक होता है एज ए नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, एज ए नॉर्मल या फिर जिसको रेगुलर टैक्स पेयर भी कहा जाता है। और दूसरा व्यक्ति होता है जो सेक्शन 10 के तहत रजिस्टर्ड होता है, जिसको कंपोजिशन डीलर, कंपोजिशन डीलर भी कहा जाता है। तो जो व्यक्ति सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड होगा वो कंपोजिशन डीलर कहलाएगा, और जो व्यक्ति सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड नहीं है वो एज ए नॉर्मल, एज ए रेगुलर टैक्स पेयर्स वो जीएसटी कंप्लायंसेस करता है। अगर आप देखेंगे जो व्यक्ति सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड होता है उसको कंपैरेटिवली काफी कम कंप्लायंसेस करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्हें रिटर्न जीएसटी रिटर्न वो एनुअली फाइल करनी होती है, साल में एक बार। तो साल में एक बार वो लोग रिटर्न फाइल करते हैं और क्वार्टरली पेमेंट करते हैं, क्वार्टरली पेमेंट करते हैं। तो साल में 4 बार वो पेमेंट करते हैं और एक बार रिटर्न फाइल करते हैं। काफी सारे लोगों को हो सकता है रिटर्न्स के रिगार्डिंग अभी क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी कि रिटर्न क्या होती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे रिटर्न क्या होती है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस कैसे करते हैं। और जो नॉर्मल रेगुलर टैक्स पेयर होता है उसको काफी सारे कंप्लायंसेस करने होते हैं इन कंपैरिजन टू कंपोजिशन डीलर। तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि जो एज ए नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, एज ए रेगुलर टैक्स पेयर क्या जीएसटी रिटर्न्स के कंप्लायंसेस रहेंगे, और एज ए कंपोजिशन डीलर, एज ए कंपोजिशन डीलर सेक्शन 10 के तहत क्या रिटर्न के कंप्लायंसेस रहेंगे। तो वो हम सब देखने वाले हैं। उससे पहले जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर करा लेता है, एक बार जैसे ही वो रजिस्टर करता है तो जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग अब वो जो भी सप्लाई करेगा, वो कोई भी सप्लाई करता है उस सप्लाई पर उसको टैक्स
चार्ज करना होगा। तो जो व्यक्ति एक बार जीएसटी में रजिस्टर हो जाता है, वो कोई भी सप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर एक्स, इन्होंने जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराया। अब आफ्टर रजिस्ट्रेशन इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन कराया वो कराया 1 अप्रैल 2020 को। जैसे ही ये जीएसटी लॉ में रजिस्टर हो जाते हैं, उसके बाद ये जो भी सप्लाई करेंगे, उस सप्लाई पर वो क्या करेंगे, जीएसटी चार्ज करेंगे। एक काफी बेसिक सवाल जो है, एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि सर जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो क्या उसके बाद जो 20 लाख रुपीस की लिमिट मिलती है, इसकी लिमिट मिलती है, क्या वो एप्लीकेबल होगी? द आंसर इज नो। अगर आप 1 रुपए की भी सप्लाई करते हैं, 1 रुपए की भी सेल करते हैं, तो मिस्टर एक्स अगर 1 रुपए की भी सेल करेंगे तो उस पर जो भी जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा, उस रेट से वो जीएसटी चार्ज करेंगे। तो अब ये जो सप्लाई वो करेंगे, उस पर जीएसटी चार्ज करना होगा। अब हम बात करते हैं रिटर्न्स की। मिस्टर एक्स है, इन्होंने अपने आप को जीएसटी लॉ में रजिस्टर करा लिया है। अब ये मिस्टर वाई से कुछ परचेज करते हैं। लेट से कोई भी गुड्स, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप ये परचेज करते हैं, और उस कंप्यूटर या लैपटॉप को ये फर्दर सेल कर देते हैं मिस्टर जेड को। इन्होंने 10,000 रुपए का कंप्यूटर यहां पर परचेज किया और उस पर 18% का जीएसटी पे किया। टोटल 11,800 रुपए की जो वैल्यू है वो मिस्टर वाई को पे की गई। इसके बाद मिस्टर एक्स ने यह जो 10,000 रुपए का कंप्यूटर है, यह 12,000 रुपए का जो है मिस्टर जेड को सेल आउट किया, सेल किया, और मिस्टर जेड से भी जो है जीएसटी चार्ज किया एट द रेट ऑफ 18%। तो यहां पर 1960 जो है जीएसटी चार्ज किया, और टोटल वैल्यू मिस्टर जेड से जो है 13,960 रुपीज जो है चार्ज किया। तो अब गवर्नमेंट कहती है कि आपने जो 1,960 रुपए मिस्टर जेड से जीएसटी चार्ज किया है, इसमें से आप जो है जो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, वो आप एडजस्ट कर ले, और जो आपका बैलेंस अमाउंट है 160 रुपीज, वो जो है आप गवर्नमेंट को पे कर दे। तो गवर्नमेंट बेसिकली ये कहना चाहती है कि आप जो है, जो मिस्टर एक्स है, जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर है, वो गवर्नमेंट के लिए एक एजेंट का काम करते हैं। वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर कस्टमर से, बायर से जीएसटी चार्ज करते हैं, और ऑलरेडी जितना जीएसटी पे कर चुके हैं उसका क्रेडिट देने के बाद, उसको एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट रह जाती है वो रिकवर करते हैं। तो रिटर्न्स का मतलब बेसिकली यही है कि गवर्नमेंट आपसे पूछना चाहती है कि आपने ड्यूरिंग ए पीरियड, एक समय अवधि के दौरान, एक पीरियड के दौरान जो भी सप्लाई की, जिस पर आपने जीएसटी चार्ज किया कस्टमर से, उसमें से आप ऑलरेडी जितना जीएसटी परचेज करते हुए पे कर चुके हैं, उसको एडजस्ट करने के बाद जो आपका बैलेंस अमाउंट है वो जो है गवर्नमेंट को पे करें। और गवर्नमेंट को ये तभी पता चलेगा जब आप गवर्नमेंट को बताएंगे कि ड्यूरिंग ए पीरियड आपने कितनी सप्लाई की। तो ये जो डिटेल, ये जो ब्यौरा आप देंगे गवर्नमेंट को कि आपने ड्यूरिंग ए पीरियड कितनी सप्लाई की, वो जो है रिटर्न्स कहलाता है। तो रिटर्न्स के अंदर बेसिकली आप गवर्नमेंट को बताते हैं कि ड्यूरिंग ए पीरियड आपने कितनी सप्लाई की, कितना ऐसा टैक्स रहा जो आपने परचेज करते हुए पे किया, और जो आपने कस्टमर से चार्ज किया उसमें से आपने जितना ऑलरेडी परचेज करते हुए पे किया, वो एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचती है वो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। ये सभी बातें आपको रिटर्न्स के अंदर बतानी होती है। अब
यहां पर अगर मैं बात करूं नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की, जो सॉरी नॉर्मल टैक्स पेयर्स की, रेगुलर टैक्स पेयर्स की, और अगर मैं बात करूं कंपोजिशन स्कीम डीलर्स की, तो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन को जो रिटर्न फाइल करनी होती है, वो रिटर्न फाइल करनी होती है GSTR 1, GSTR 3B और GSTR 9। जबकि कंपोजिशन डीलर, जो व्यक्ति सेक्शन 10 के तहत रजिस्टर्ड है, उनको सिर्फ एक ही रिटर्न फाइल करनी होती है GSTR 4। अर्लियर GSTR 9A एक एनुअल रिटर्न होती थी कंपोजिशन डीलर्स के लिए, लेकिन अभी के लिए उसको रिमूव कर दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑनवर्ड्स अब जो है कंपोजिशन डीलर को GSTR 9A फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो ये जो रिटर्न्स है GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 9, ये अलग अलग रिटर्न्स क्यों है, इनमें क्या क्या डिटेल्स हमें देनी है, वो हम अपने इस कोर्स के दौरान जो है एक एक जो एस्पेक्ट्स हैं इन रिटर्न्स के, वो डिटेल में स्टडी करेंगे। क्यों गवर्नमेंट ने जो है 2-3 तरह की रिटर्न्स रखी, एक ही रिटर्न्स के अंदर जो है सारी वर्किंग को इंक्लूड क्यों नहीं किया। उसके अलावा और जो है रिटर्न्स हमारे सामने आएंगी, जैसे कि GSTR 2A, GSTR 2B, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो रिटर्न्स क्या है। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली जो पर्पस था कि रिटर्न्स होती किस लिए है, गवर्नमेंट आपसे पूछना चाहती है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर आपने कितना टैक्स कलेक्ट किया, और जितना ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं वो आप जो है एडजस्ट कर लीजिए, और बैलेंस जो बचता है गवर्नमेंट को वो पे कर दीजिए। कुछ केसेस में हो सकता है इसका रिवर्स भी हो जाए, मींस आपने जो कंप्यूटर परचेज किए, वो आपने दो कंप्यूटर परचेज किए 20,000 रुपए के, और उन पर टैक्स पे किया 3,600 रुपए। टोटल अमाउंट जो आपने पे की 23,600 रुपए। लेकिन अभी के लिए आपने जो है सिर्फ एक ही कंप्यूटर जो है वो सेल किया, और एक कंप्यूटर जो आपने सेल किया उस पर जो आपने GST चार्ज किया कस्टमर से, वो चार्ज किया 1960। तो ऐसे में अब आप यहां पर देखेंगे, आप जो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, ऑलरेडी पेड टैक्स, दैट इज 3600, और आपने जो कस्टमर से चार्ज किया, चार्ज फ्रॉम कस्टमर, दैट इज 1960। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है गवर्नमेंट को ऑलरेडी ज्यादा टैक्स पे कर चुके हैं। कितना ज्यादा? 1540, 1640। तो 1,640 रुपए आप जो है ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट को, जब आपने परचेज किया था तो आपने जो है वो टैक्स पे कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर आपके पास ज्यादा टैक्स है जो आपने पे किया है, तो आपको कोई भी अमाउंट गवर्नमेंट को पे करने की जरूरत नहीं है। इस केस में जो आपका एक्सेस टैक्स है, जो आपने एक्सेस टैक्स पे किया है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है नेक्स्ट पीरियड के लिए। दैट मीन्स जब आप नेक्स्ट पीरियड में गवर्नमेंट को बताएंगे कि आपने कितनी सप्लाई की, कितना टैक्स चार्ज किया कस्टमर से, उस समय यह जो बैलेंस टैक्स है एडजस्ट किया जाएगा। तो एक सवाल जो काफी सारे लोगों के मन में आता है, जो इनिशियली GST की प्रैक्टिस करते हैं या जिन्होंने नया नया GST सीखने की कोशिश की है, कि सर यहाँ पर हमने 2 क्वांटिटी खरीदी थी और 1 क्वांटिटी सेल आउट की है, तो क्या हम 1 क्वांटिटी के रिलेशन में ही जो है टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करेंगे। दैट मीन्स 1 क्वांटिटी के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो 1960 चार्ज किया और 1 क्वांटिटी के लिए टैक्स पे किया 1800, तो क्या 160 टैक्स की पेमेंट होगी? द आंसर इज नो। कभी भी आपको जो है क्वांटिटी वाइज जो है टैक्स कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। तो जिस पीरियड में आपने जितनी भी सप्लाई रिसीव की, जितना भी आपने परचेज किया, जितनी भी आपने सप्लाई रिसीव की, उस पीरियड में आपने जितना भी टैक्स पे किया वो आपका जो है एडजस्टेबल है। और जो आप
टैक्स पे करते हैं उसको टेक्निकली जीएसटी लॉ के अंदर आईटीसी का नाम दिया गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप बहुत बार देखते होंगे, आपको सुनने को मिलता होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो एडजस्ट किया जाता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज। तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो वो टैक्स होता है जो आप परचेज करते हुए पे करते हैं, जो आप सप्लाई रिसीव करते हुए पे करते हैं। तो जो टैक्स मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को पे किया वो जो है मिस्टर एक्स के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। और जो आप मिस्टर जेड से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं 1960 का, इसको टेक्निकली वे में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का नाम दिया जाता है। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जिसको हम कहते हैं चार्ज फ्रॉम कस्टमर, तो इसको जो है आउटपुट लायबिलिटी का नाम दिया जाता है। तो रिटर्न्स के अंदर, रिटर्न्स सिंपली एक ब्यौरा है, एक डिटेल है जिसके अंदर आपको बताना होता है कि आपकी आउटपुट लायबिलिटी कितनी है। जैसे ही मैं कहता हूं आउटपुट लायबिलिटी, दैट मींस टैक्स चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, और आपने कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है पे किया है। चलिए, तो बेसिकली गवर्नमेंट को जो है आप बताते हैं कि कितनी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है जो आपने कस्टमर से टैक्स चार्ज किया है, और कितना आपने परचेज करते हुए जो है टैक्स पे किया है, कितना आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो आउटपुट लायबिलिटी में से आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट करते हैं और बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। और इन केस आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा होता है आपकी आउटपुट लायबिलिटी से, तो वो जो बैलेंस है नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो अब बात आती है पीरियड की। तो पीरियड बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा एक टाइम लिमिट दी गई, एक टाइम पीरियड बताया गया कि इस समय से लेकर इस डेट से लेकर इस डेट तक की जितनी भी सप्लाई है वो आप जो है एक रिटर्न के अंदर हमें जो है बताएं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मंथली हम बात कर लेते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन लिया गया वो 1 अप्रैल को लिया गया। तो कहा गया कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक मिस्टर एक्स जो भी सेल करेंगे और उस पर जो टैक्स चार्ज करेंगे और जो भी वो परचेज करेंगे उस पर जो वो टैक्स पे करेंगे, उसकी डिटेल जो है हमें नेक्स्ट मंथ मई 2020 के अंदर वो बताएं। क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक तो जो है वो सप्लाई करेंगे, सेल करेंगे और परचेज करेंगे, और इस पीरियड में जो वो सेल या परचेज करेंगे, जो भी वो टैक्स पे करेंगे, वो जो है हमें मई 2020 के अंदर गवर्नमेंट को बताना होगा। गवर्नमेंट हमें कुछ समय देगी ताकि हम इस डिटेल्स को प्रिपेयर करें रिटर्न्स की फॉर्म में और वो बताएं। वो टाइम लिमिट क्या है हम अपने इस कोर्स में जो है आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब एक पीरियड के लिए रिटर्न फाइल की जाती है, वो पीरियड का क्या होगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। और आउटपुट लायबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या होती है और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। कैसे रिटर्न्स के अंदर हम अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करेंगे, कैसे हम अपनी रिटर्न्स के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसको डिक्लेयर करेंगे। अब बात आती है कि मिस्टर एक्स जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, इनको बोला जाता है रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी व्यक्ति जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है वो क्या कहलाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन। और जो व्यक्ति जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है वो कहलाएगा अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब एक और बात समझने वाली है कि जो भी व्यक्ति जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड होगा वही टैक्स चार्ज कर सकता है। दैट मीन्स मिस्टर एक्स जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है तो वो कोई भी सेल करेंगे तो वो क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। और अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन सेल करता है, मान लीजिए मिस्टर एक्स जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं होते, तो वो जो भी सेल करते उस पर वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते।
जीएसटी लॉ में स्पेसिफिकली कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड होगा सिर्फ वही गवर्नमेंट के बिहाफ पर कस्टमर से टैक्स ले सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है वो टैक्स चार्ज कर ही नहीं सकता है। और अब जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो मिस्टर एक्स हैं, जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, वो जो टैक्स चार्ज करेंगे वो चाहे तो किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको सेल कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, दोनों ही सिचुएशन में टैक्स चार्ज किया जाएगा। कई बार ये सवाल आता है कि सर मैं जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हूं और सामने जिसको मैं सेल कर रहा हूं, जिसको सप्लाई कर रहा हूं, वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या मुझे फिर भी टैक्स चार्ज करना होगा? द आंसर इज यस। तो जिसको आप सेल कर रहे हैं वो भले ही रजिस्टर्ड हो भले ही अनरजिस्टर्ड हो, आपको दोनों ही सिचुएशन में टैक्स चार्ज करना होता है। तो मान लीजिए हमारे इस एग्जांपल में अगर मिस्टर वाई अनरजिस्टर्ड होते तो क्या वो 3,600 रुपए का टैक्स चार्ज कर पाते? द आंसर इज नो। तो मिस्टर वाई अगर जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हैं तो ही वो टैक्स चार्ज करेंगे मिस्टर एक्स से। सेम वे में मिस्टर एक्स जब सेल करेंगे तो मिस्टर एक्स अगर जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड होंगे तो ही वो टैक्स चार्ज करेंगे। अब बात आई कि एक और एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक और नई बात, मिस्टर एक्स है जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है और ये एक सेल करते हैं मिस्टर ए को और दूसरी सेल करते हैं मिस्टर बी को। और मिस्टर ए जो है वो भी जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, लेकिन जो मिस्टर बी है वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैंने आपको बताया अगर मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड है तो वो चाहे रजिस्टर्ड को सेल करे चाहे नॉट रजिस्टर्ड को सेल करे, दोनों ही सिचुएशन में क्या करेंगे? टैक्स चार्ज करेंगे। मान लीजिए उन्होंने 5,000 रुपए का कोई भी आइटम कोई भी गुड्स सेल किया तो उस 5,000 रुपए पर मान लीजिए 18% का जीएसटी है तो 900 रुपीज जीएसटी चार्ज होगा। सेम वे में अगर मान लीजिए यहाँ पर 10,000 रुपए की सेल की गई और 18% का जीएसटी है तो 1,800 रुपीज का जीएसटी चार्ज होगा। जब एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है, सेल करता है, उसको बोला जाता है B2B सप्लाई, बिजनेस टू बिजनेस। और जब एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी नॉट रजिस्टर्ड को किसी अनरजिस्टर्ड को सेल करता है, सप्लाई करता है, उसको बोला जाता है B2C सप्लाई। ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है क्योंकि हम रिटर्न्स के अंदर देखेंगे बहुत सारी जगह पर आपको B2B और B2C सप्लाई सुनने को मिलेगा। तो वहां पर अगर आपको सही से पता होगा कौन सी सप्लाई B2B होती है कौन सी B2C होती है तो रिटर्न्स फाइल करते हुए आपको जो है परेशानी नहीं होगी। तो जब एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा, सेल करेगा, उसको बोला जाता है B2B सप्लाई। और जब एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करेगा, सेल करेगा, उसको बोला जाता है B2C सप्लाई। ये आपको ध्यान रखना है, B2B हो या B2C हो, दोनों में ही जीएसटी चार्ज किया जाएगा। इनिशियली जब हमने अपना जो है सेशन स्टार्ट किया तो हमने दो तरह के टैक्स पेयर्स की बात की जो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं। एक हमने कहा रेगुलर और एक हमने कहा कंपोजिशन डीलर, सेक्शन 10 के तहत। तो अभी तक हमने जितनी भी बात की, आउटपुट लायबिलिटी की, इनपुट टैक्स क्रेडिट की, B2B सप्लाई की, B2C सप्लाई की, ये सभी हमें जो देखने को मिलेगी वो रेगुलर टैक्सेबल पर्सन के केस में देखने को मिलेगी, कंपोजिशन डीलर के केस में देखने को नहीं मिलेगी। हम देखेंगे कि सेक्शन 10 में जो है आपको सप्लायर को कस्टमर से कोई भी टैक्स चार्ज करने की परमिशन नहीं है और ना ही सेक्शन 10 के तहत जो बंदा रजिस्टर्ड है, जो व्यापारी जो रजिस्टर्ड है, उसको कोई आईटीसी मिलता है। दैट मीन्स
कंपोजिशन डीलर जो परचेज करेगा उस पर वो जो टैक्स पे करके आएगा उसका कोई बेनिफिट उसको नहीं दिया जाता। ये हम बातें जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम जीएसटीआर 4 की बात करेंगे। फिलहाल के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा रेगुलर टैक्सेबल पर्सन के केस में जो है कैसे आपको रिटर्न्स फाइल करनी होती है, कैसे आपको टैक्सेस की पेमेंट करनी होती है। तो आज के हमारे इस सेशन में जो है इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर हम जो है यही सब डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और डिटेल में प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे। लेकिन वो सभी बातें हम तभी करेंगे जब इनिशियली जो है हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। जो नेक्स्ट आपको जो है सेशन प्रोवाइड किया जाएगा उसके अंदर हम जो है जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B की जो है काफी सारी अंडरस्टैंडिंग ले चुके होंगे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लाइव फाइलिंग करेंगे जीएसटीआर 1 की और साथ ही समझेंगे जीएसटीआर 3B के साथ क्यूआरएमपी स्कीम क्यों लाई गई, क्यूआरएमपी स्कीम का बेनिफिट क्या होगा, क्या क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए, वो सभी बातें हम जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो अभी तक हमने जो बात की कि कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, हमने एग्जांपल लिया था मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स अगर कोई भी आउटवर्ड सप्लाई करते हैं जिसको हम सिंपली सेल कह सकते हैं, हम कोई भी गुड्स सेल करते हैं या कोई भी सर्विसेज सेल करते हैं तो ऐसे में वो क्या कहलाती है, आउटवर्ड सप्लाई। जीएसटी लॉ के अंदर जो आप टेक्निकल टर्म देखेंगे रिटर्न्स के अंदर वो आपको दिखाई देगा आउटवर्ड सप्लाई। इसी वे में मिस्टर एक्स ने किसी ना किसी व्यक्ति से परचेज की होगी, कोई ना कोई गुड्स परचेज की होगी या फिर कोई सर्विसेज रिसीव की होंगी। तो यहां पर इनवर्ड सप्लाई जो टेक्निकल टर्म है जिसको हम सिंपली वे में परचेज भी कह सकते हैं, इनवर्ड सप्लाई। तो इनवर्ड सप्लाई मान लीजिए मिस्टर वाई से रिसीव की है। तो अगर मैं बात करूं आउटवर्ड सप्लाई की, आउटवर्ड सप्लाई की मान लीजिए मिस्टर ए को, तो जनरली जब आप जीएसटी लॉ को स्टडी करते हैं या फिर आप प्रैक्टिकली जीएसटी लॉ को अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे इस आउटवर्ड सप्लाई पर 3 तरह के टैक्सेस जो है चार्ज किए जा सकते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगर मैं बात करूं आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग तो इसको जनरली हम अकाउंटिंग के अंदर सीजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी, एसजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी और आईजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी जो है रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज के अंदर। सेम वे में जो आप परचेज करते हैं या फिर जो आप इनवर्ड सप्लाई रिसीव करते हैं तो आप देखेंगे उसमें भी जो है 3 तरह के टैक्सेस हो सकते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, जिनको हम बेसिकली इनपुट या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी जो है यूज करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर। मैंने आपको बताया कि जब आउटपुट लायबिलिटी में से आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट कर लेते हैं तो आपकी जो है नेट टैक्स लायबिलिटी आती है। यह नेट टैक्स लायबिलिटी अगर पॉजिटिव है तो आपको वो टैक्स लायबिलिटी पे करनी है, डिस्चार्ज करनी है। और अगर आपके पास इनपुट ज्यादा है, आपने परचेज करते हुए टैक्स ज्यादा पे किया है और आपने जो है सेल करते हुए जो है कम टैक्स कस्टमर से, क्लाइंट से रिकवर किया है, तो ऐसे में जो आपका बैलेंस है वो नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब बात आती है कि कब हमें सीजीएसटी आउटपुट चार्ज करना है कस्टमर से, कब हमें एसजीएसटी आउटपुट चार्ज करना है, कब हमें आईजीएसटी आउटपुट चार्ज करना है। ये अगर हमें सही से पता होगा तो ही हम रिटर्न फाइल करते हुए अपनी आउटवर्ड सप्लाई को सही सही डिक्लेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि जो आप सेल करते हैं, जो आप आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, उस पर आपको कौन सा टैक्स चार्ज करना है। इसके लिए
जो दो मेन बातें हैं, अगर मैं टेक्निकली या फिर लीगल प्रोविजंस के अंदर जाता हूं, तो जो मिस्टर एक्स हैं, जो सेल कर रहे हैं, उसको बोला जाता है सप्लायर, और जो मिस्टर ए हैं, उनको बोला जाता है रेसिपिएंट या फिर बायर। तो जनरली आपको कौन सा टैक्स चार्ज करना है, ये डिपेंड करेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। एक टेक्निकल टर्म है, हो सकता है इजीली आपको समझ में ना आए। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों डिफरेंट स्टेट के अंदर है, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के अंदर है, मान लीजिए ये स्टेट 1 के अंदर है जो कि हरियाणा है, और ये स्टेट 2 के अंदर है जो कि दिल्ली है, अगर ये दोनों अलग अलग है, तो जो टैक्स चार्ज किया जाएगा वो चार्ज किया जाएगा आईजीएसटी। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई are in different states, in different union territories, in one state another union territories, then IGST will be charged. अगर location of supplier, location of supplier and place of supply, place of supply are within same state, within same union territory, तो in that situation CGST plus SGST will be charged. अगर दोनों एक ही स्टेट के अंदर है, मान लीजिए हरियाणा के अंदर ही लोकेशन ऑफ सप्लायर है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी जो है वो हरियाणा के अंदर ही है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा। अगर मान लीजिए आईजीएसटी चार्ज किया जाना था 18%, तो सीजीएसटी चार्ज किया जाएगा 9% प्लस 9% एसजीएसटी। दैट मीन्स जो रेट होगी सीजीएसटी की वो हाफ ऑफ द आईजीएसटी होगी। अगर आईजीएसटी की रेट 12% होती तो यहां पर सीजीएसटी 6% होता प्लस एसजीएसटी 6% होता। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट, देन आईजीएसटी विल बी चार्ज, और विद इन सेम स्टेट देन सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी विल बी चार्ज। जनरली मैं, अगर आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अगर सप्लायर और बायर दोनों सेम स्टेट के अंदर है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी विल बी चार्ज। और अगर सप्लायर जो है वो डिफरेंट स्टेट में है और जो बायर है वो डिफरेंट स्टेट में है, देन आईजीएसटी विल बी चार्ज। हालांकि ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा सही नहीं होगी, क्योंकि लॉ के अंदर जो वर्ड यूज किया गया है वो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई वर्ड यूज किया गया है। लेकिन अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं तो आपको इस वे में समझ सकते हैं, लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं होगा, 99% करेक्ट होगा। तो अगर सेम स्टेट के अंदर है सप्लायर और बायर, तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा जनरली, नॉट इन 100% केसेस। और अगर दोनों डिफरेंट स्टेट्स के अंदर है देन आईजीएसटी विल बी चार्ज। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली लॉ के अकॉर्डिंग समझना चाहते हैं तो आपको लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई को समझना होगा। हम अपने सेशंस के अंदर रिटर्न्स की बात करेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप रीड करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप रीड कर सकते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होती है और प्लेस ऑफ सप्लाई किन केसेस में क्या मानी जाती है। अगर ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा या फिर आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो चलिए, जब हम रिटर्न्स को देखेंगे, जीएसटीआर 1 को देखेंगे, जीएसटीआर 3 भी को देखेंगे, तो हमें बताना होता है कि ड्यूरिंग द पीरियड हमने कितनी आउटवर्ड सप्लाई की
कितनी आउटवर्ड सप्लाई की, कितनी सेल की, और उस पर कितनी सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स चार्ज किया और कितना आईजीएसटी टैक्स चार्ज किया। और ये आप तभी पता लगा पाएंगे जब आपको सही सही पता होगा कि किस सिचुएशन में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा और किस सिचुएशन में आईजीएसटी लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको हमें बताना है कि ड्यूरिंग द पीरियड आपने कितनी तो आउटवर्ड सप्लाई की और उस आउटवर्ड सप्लाई पर कितना आपने टैक्स चार्ज किया। तो जब हम जीएसटीआर 3 भी फाइल करेंगे या फिर जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो आप देखेंगे हमें आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करनी होगी, आउटवर्ड सप्लाई बतानी होगी, और उस आउटवर्ड सप्लाई पर हमने कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया कस्टमर से, क्लाइंट से, और कितना आईजीएसटी चार्ज किया वो हमें बताना होगा। उसके बाद क्या ईच एंड एवरी केस में ही हमें टैक्स चार्ज करना होगा? क्या जो सप्लायर है वो जितनी भी सप्लाई करेगा क्या उन सभी पर टैक्स चार्ज करना होगा? द आंसर इज नो। जीएसटी लॉ के अंदर बहुत सारी सप्लाई बताई गई, बहुत सारी सप्लाई बताई गई। अगर मैं बात करूं मेनली, अगर आप समझना चाहें तो सप्लाई को ब्रॉडली आप जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज टैक्सेबल सप्लाई और सेकंड इज एग्जम्प्टेड सप्लाई। एग्जम्प्टेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई वो सप्लाई होती है जिस पर कोई टैक्स रेट दिया गया होता है और वो हमें चार्ज करना होता है, और वो हमें चार्ज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये जो सप्लायर है, ये जो मिस्टर एक्स है, ये सीमेंट का बिजनेस करते हैं, सीमेंट सेल करते हैं, तो सीमेंट पर 28% का जीएसटी रेट बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो दैट मींस जब भी वो सीमेंट की सेल करेंगे तो वो कस्टमर से कितना जीएसटी चार्ज करेंगे? 28%। अगर डिफरेंट स्टेट में सप्लाई की गई है तो 28% का आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा, और सेम स्टेट के अंदर अगर सप्लाई की गई है जिस स्टेट के अंदर मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड है तो वहां पर 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी जो है चार्ज किया जाएगा। तो टैक्सेबल सप्लाई वो सप्लाई होती है जो जनरली जिस पर एक टैक्स रेट दी गई होती है और उस टैक्स रेट से जो है टैक्स चार्ज करना होता है। दूसरी सप्लाई बताई गई एग्जम्प्टेड सप्लाई। एग्जम्प्टेड सप्लाई को भी आप फर्दर 3 सप्लाईज के अंदर जो है बाइफिकेट कर सकते हैं। वन इज नील रेटेड, सेकंड इज एग्जम्प्टेड, एंड थर्ड वन इज नॉन जीएसटी सप्लाई। नील रेटेड सप्लाई वो सप्लाई होती है जिस पर 0 रेट ऑफ टैक्स होता है, 0% टैक्स होता है। दैट मीन्स वो टैक्सेबिलिटी के दायरे में तो रखी गई है लेकिन अभी के लिए उस पर जो रेट ऑफ टैक्स है वो 0 है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है नॉन ब्रांडेड आटा, दाल, चावल, ये जितनी भी आइटम्स हैं ये आपकी नील रेटेड के अंदर आती है। अगर आप नॉन ब्रांडेड राइस परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो आप देखेंगे उन पर जीएसटी रेट 0% है। दैट मीन्स कोई भी जीएसटी कस्टमर से चार्ज नहीं करना है। दूसरा होता है एग्जम्प्टेड। दैट मीन्स जिस पर कोई टैक्स रेट तो है लेकिन वो जो है एग्जम्प्टेड है थ्रू नोटिफिकेशंस, कि उन पर कोई टैक्स रेट तो बताया गया है 12% का, 18% का, लेकिन नोटिफिकेशन इशू कर दी गई है कि उन पर जो है अभी के लिए जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए अपना कोई रेजिडेंशियल हाउस रेजिडेंशियल पर्पज के लिए रेंट पर देते हैं। मान लीजिए मेरा एक रेजिडेंशियल हाउस है और
मैं उसको रेजिडेंशियल पर्पज के लिए रेंट पर देता हूं किसी टेनेंट को, और मैं जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हूं, तो मेरे लिए ये एक आउटवर्ड सप्लाई है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सर्विसेज माना गया है जीएसटी लॉ के अंदर। तो अब इस पर देखा जाए तो 18% का जीएसटी मुझे अपने टेनेंट से चार्ज करना होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इस रेंट को, जो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आप जो है रिसीव करते हैं, उसको एग्जम्प्ट किया हुआ है, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करना है। तो दैट मीन्स इस पर कोई टैक्स रेट तो है, लेकिन उसको किसी नोटिफिकेशन के जरिए एग्जम्प्ट किया गया है। तो हम देखेंगे जब हम जीएसटी रिटर्न्स फाइल करेंगे तो आपसे पूछा जाता है कि आपने जो सप्लाई की है, सप्लायर ने जो सप्लाई की है, वो कौन सी सप्लाई है? वो टैक्सेबल सप्लाई है। अगर टैक्सेबल सप्लाई है तो उस पर हमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी जो भी आपने कस्टमर से, क्लाइंट से चार्ज किया है वो बता दीजिए। और अगर आपने एग्जम्प्टेड सप्लाई की है तो आप हमें बताइए कि वो नील रेटेड है, दैट मीन्स उस पर 0 रेट ऑफ टैक्स है, और वो एग्जम्प्टेड है किसी नोटिफिकेशन के जरिए। तीसरा बताया गया नॉन जीएसटी सप्लाई। नॉन जीएसटी सप्लाई वो सप्लाई होती है जिन पर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, हाई स्पीड डीजल इंजन, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये जो सब प्रोडक्ट्स हैं इन पर जीएसटी अप्लाई ही नहीं होता। तो सर नील रेटेड में और नॉन जीएसटी में क्या डिफरेंस है? देखिए, नील रेटेड जीएसटी के दायरे के अंदर है, उस पर फिलहाल के लिए जो रेट ऑफ टैक्स है वो 0 है, लेकिन गवर्नमेंट जब चाहे उसको 0 से 5%, 12%, 18%, 28% के दायरे में ला सकती है। लेकिन जो नॉन जीएसटी सप्लाई है वो जीएसटी के दायरे में ही नहीं है। गवर्नमेंट उसको एकदम से उस पर कोई भी रेट ऑफ टैक्स नहीं लगा सकती। पहले गवर्नमेंट को जो है उसको जीएसटी के दायरे के अंदर लाना होगा, फिर उस पर जीएसटी रेट लगाना होगा और जीएसटी चार्ज करना। तो जो लोग नील रेटेड या नॉन जीएसटी में कंफ्यूज रहते हैं, वो आपको समझना है कि नील रेटेड वो सप्लाईज है जिन पर रेट ऑफ टैक्स 0 है, लेकिन वो जीएसटी के दायरे के अंदर है। गवर्नमेंट जब चाहे एक नोटिफिकेशन के जरिए उन पर जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज कर सकती है, लेकिन नॉन जीएसटी सप्लाई जो है वो जीएसटी के दायरे के अंदर ही नहीं है। वो जीएसटी के दायरे के अंदर उनको लाना होगा और फिर उस पर कोई जीएसटी रेट अप्लाई करनी होगी। अब बात आई सर नील रेटेड और एग्जम्प्टेड में क्या डिफरेंस है? देखिए, नील रेटेड और एग्जम्प्टेड में ये डिफरेंस है कि नील रेटेड मैंने आपको बताया जिस पर 0 रेट ऑफ टैक्स है, और एग्जम्प्टेड वो है जिस पर कोई टैक्स रेट तो है लेकिन किसी नोटिफिकेशन के जरिए उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया। मान लीजिए एग्जम्प्टेड मैंने आपको बताया था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, उस पर 18% का जीएसटी है, लेकिन नोटिफिकेशन के जरिए वो एग्जम्प्ट हो जाता है। जैसे ही गवर्नमेंट नोटिफिकेशन विड्रॉ करती है या नोटिफिकेशन में से उस क्लोज को हटा देती है जो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंशियल पर्पस को एग्जम्प्ट करती है, अगर उस क्लोज को हटा देती है या फिर उस नोटिफिकेशन को ही विड्रॉ कर लेती है, तो वो जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली अपने आप जो है टैक्स के दायरे में आ जाएगी और उस पर जो भी टैक्स रेट होगा, लेट से 18% का टैक्स रेट है, वो चार्ज करना होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं। जब हम रिटर्न्स को फाइल करेंगे, चाहे वो 3B है चाहे वो R1 है, आप देखेंगे ये तीनों ही डिटेल जो है आपसे अलग अलग उसमें कॉलम्स के अंदर मांगी जाती है। तो ये डिफरेंस आपको समझना जरूरी है कि कौन सी सप्लाई, कौन सी जो डिटेल्स है वो नील रेटेड में आएगी, कौन सी डिटेल एग्जम्प्टेड में आएगी, कौन सी डिटेल नॉन जीएसटी सप्लाई के अंदर आएगी। उसके अलावा हमने कुछ बात की थी B2C सप्लाई की और B2B सप्लाई की। अगर मिस्टर एक्स, जिन्होंने मिस्टर ए को सेल की है, तो मिस्टर एक्स तो ऑलरेडी जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है। अगर मिस्टर ए भी जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है और मिस्टर एक्स भी जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, तो ये मानी जाएगी B2B सप्लाई, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई। और
अगर मान लीजिए मिस्टर ए जो है वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन मिस्टर एक्स जो है वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, तो ये मानी जाएगी बी टू सी सप्लाई, बिजनेस टू कस्टमर सप्लाई या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट क्यों बनाए गए? बी टू बी और बी टू सी, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट क्यों बनाए गए? देखिए मैंने आपको बताया कि मिस्टर एक्स जो भी परचेज करेंगे और उस पर जो भी वो टैक्स पे करेंगे, उसका बेनिफिट वो अपनी आउटपुट लायबिलिटी से ले लेते हैं। आउटपुट लायबिलिटी में उन्होंने जो टैक्स चार्ज किया कस्टमर से, उसमें अपना इनपुट टैक्स, दैट मीन जो उन्होंने परचेज करते हुए पे किया, वो एडजस्ट कर लेते हैं। अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मिस्टर एक्स ने परचेज करते हुए कितना टैक्स पे किया? अब गवर्नमेंट ये जानना चाहती है, गवर्नमेंट को ये तो पता चल गया कि मिस्टर एक्स ने इतनी आउटवर्ड सप्लाई की, उस पर इतना जीएसटी चार्ज किया कस्टमर से, और इतनी उन्होंने जो है रिलेटेड सप्लाई की, इतनी एग्जम्प्टेड सप्लाई की, इतनी नॉन जीएसटी सप्लाई की। लेकिन अब गवर्नमेंट को ये कैसे पता चलेगा कि मिस्टर एक्स ने परचेज कितनी की, मिस्टर एक्स ने परचेज करते हुए कितना टैक्स पे किया? हो सकता है मिस्टर एक्स जो है वो फ्रॉडुलेंटली ये कहे कि उन्होंने कस्टमर से टैक्स चार्ज किया 1 लाख रुपीस का और परचेज करते हुए टैक्स पे किया 2 लाख रुपीस का, तो उनको तो कोई टैक्स पे ही नहीं करना। तो गवर्नमेंट इस चीज को भी जानना चाहती है कि मिस्टर एक्स ने कितनी परचेज की, उस पर कितना टैक्स पे किया। अब वो कैसे पता चलेगा? इसको भी एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, जीएसटी लॉ के अंदर ये रजिस्टर्ड है। अब ये जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से जो है परचेज करते हैं। मान लीजिए इन्होंने मिस्टर ए से परचेज किया, इन्होंने मिस्टर बी से परचेज किया, इन्होंने मिस्टर सी से परचेज किया, इन्होंने मिस्टर डी से परचेज किया। और ये क्या करते हैं, ये परचेज करने के बाद गुड्स को सेल करते हैं। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्संस को जो है सेल करते हैं। मान लीजिए इन्होंने मिस्टर पी को सेल किया, इन्होंने मिस्टर क्यू को सेल किया, मिस्टर वाई को सेल किया, मिस्टर जेड को सेल किया। तो अब आप देखेंगे ये जितने भी व्यक्ति हैं, ये क्या है? सप्लायर। किसके लिए? मिस्टर एक्स के लिए। और मिस्टर एक्स क्या हुए? रेसिपिएंट। अगर हम बात करें परचेज की, अगर हम बात करें इनवर्ड सप्लाई की, और अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, तो इस केस के लिए जहां पर इन्होंने पी क्यू आर को जो है सेल की, यहां पर जो है पी क्यू वाई जेड जो है वो है रेसिपिएंट, और इनके लिए सप्लायर है मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स दोनों ही कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। वो सप्लायर भी है जब वो सेल कर रहे हैं, और वो बायर भी है, वो रेसिपिएंट भी है जब वो परचेज कर रहे हैं। अब ये जितने भी सप्लायर हैं ए बी सी डी, ये क्या करेंगे? ये लोग अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। कौन सी रिटर्न? जीएसटी रिटर्न। क्यों फाइल करेंगे? क्योंकि ये भी क्या है? जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है। अब जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट इनसे भी कहेगी कि आपने जिन जिनको जितनी जितनी सेल की है, जिन जिनको सेल की है, उनकी डिटेल्स हमें दे दीजिए। तो ये लोग क्या करेंगे? रिटर्न फाइल करेंगे। कौन सी रिटर्न फाइल करेंगे? GSTR 1। तो जब GSTR 1 फाइल करेंगे तो ये बताएंगे कि हमने किस किस व्यक्ति को सेल की। मिस्टर ए बताएंगे कि हमने मिस्टर एक्स को सेल की, मिस्टर बी बताएंगे कि हमने मिस्टर एक्स को सेल की, मिस्टर सी बताएंगे कि हमने मिस्टर एक्स को सेल की, मिस्टर डी बताएंगे कि हमने मिस्टर एक्स को सेल की। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इन सभी के GSTR 1 से वो डिटेल्स लेगी और मिस्टर एक्स के लिए एक GSTR 2A एक डिटेल प्रिपेयर करेगी। और GSTR 2A के अंदर जिन जिन व्यक्तियों ने अपनी GSTR 1 फाइल की और मिस्टर एक्स की डिटेल्स में बताया कि उन्होंने मिस्टर एक्स को सेल किया है, अब वो सारी डिटेल किस में आ जाएगी? GSTR 2A में। ये सेम उसी तरह काम करता है अगर आपने इनकम टैक्स के अंदर फॉर्म 26AS का नाम सुना हो।
अगर कोई भी व्यक्ति आपका टीडीएस डिडक्ट करता है तो वो टीडीएस रिटर्न फाइल करता है, और उस टीडीएस रिटर्न के बेसिस पर आपके फॉर्म 26 AS में ये डिटेल्स आ जाती है कि किस किस व्यक्ति ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया। तो सेम वे में जब ये लोग अपनी GSTR 1 फाइल करेंगे तो इनकी GSTR 1 के बेसिस पर आपकी GSTR 2A के अंदर ये डिटेल आ जाती है कि आपने किस किस व्यक्ति से परचेज की। अब हम बात करें मिस्टर एक्स की। अब मिस्टर एक्स भी एक सप्लायर है, उन्होंने मिस्टर पी को सप्लाई की, उन्होंने मिस्टर क्यू को सप्लाई की, मिस्टर वाई को सप्लाई की, मिस्टर जेड को सप्लाई की, और मिस्टर एक्स भी क्या करेंगे, GSTR 1 फाइल करेंगे। और GSTR 1 में क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि उन्होंने कितना माल मिस्टर पी को बेचा, कितना माल मिस्टर क्यू को बेचा, कितना माल मिस्टर वाई को बेचा, कितना माल मिस्टर जेड को बेचा। तो सेम वे में ये लोग भी अपने GSTR 2A के अंदर चेक कर सकते हैं कि उन्होंने मिस्टर एक्स से कितना माल खरीदा है। अब ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये काम करता है B2B और B2C वाले कॉन्सेप्ट पर। मिस्टर ए जो है, मिस्टर बी जो है, मिस्टर सी जो है, मिस्टर डी जो है, वो लोग जब अपनी GSTR 1 फाइल करेंगे तो अपनी GSTR 1 के अंदर वो मिस्टर एक्स का GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर मेंशन करेंगे। तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी मैंने आपको बताया जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, और मिस्टर एक्स भी जो है जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है। तो ये सप्लाई हुई B2B सप्लाई। तो B2B सप्लाई के कॉन्सेप्ट पर ही GSTR 1 से GSTR 2A के अंदर जो है डिटेल शिफ्ट की जाती है। अब आप मान लीजिए इसमें से मिस्टर सी जो है वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब वो मिस्टर जो सी है वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो जीएसटी रिटर्न भी फाइल नहीं करेंगे, और जब वो जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो ऐसे में मिस्टर एक्स के GSTR 2A के अंदर वो सप्लाई रिफ्लेक्ट नहीं होगी। या फिर सेम वे में आप ये मान लीजिए मिस्टर एक्स जब अपनी GSTR 1 फाइल करेंगे तो वो मिस्टर पी का GSTN मेंशन करेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर, क्योंकि मिस्टर पी जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है। तो ये हो गई एक B2B सप्लाई। मान लीजिए मिस्टर क्यू जो है वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वो उसका भी GSTN नंबर जो है GSTR 1 के अंदर मेंशन करेंगे। लेकिन मिस्टर वाई जो है वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये हो गई एक B2C सप्लाई। क्योंकि मिस्टर वाई जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, इनके पास कोई GSTN नंबर नहीं है। तो अब यहां पर आप देखेंगे B2C सप्लाई के अंदर मिस्टर वाई जो है वो जीएसटी में लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, वो अपने GSTR 2A के अंदर नहीं देख सकते, क्योंकि जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो GSTR 2A का सवाल ही नहीं आता। और मिस्टर जेड जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उनका GSTN भी जो है वो मेंशन किया जाएगा एज ए B2B ट्रांजैक्शन। तो B2B और B2C सप्लाई के बेसिस पर ही जो है ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो है वो फ्लो रन करता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ये करेगी जितना आपके GSTR 2A के अंदर जो परचेज आएगी, जो इनवर्ड सप्लाईज आएंगी और उन पर जो टैक्स होगा वही आपको जो है बेनिफिट देगी। तो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो परचेज करते हुए हम टैक्स पे करेंगे उसका हम बेनिफिट ले लेंगे, तो वो परचेज का बेनिफिट गवर्नमेंट कैसे पता करेगी कि आपने परचेज की या नहीं की, वो पता करेगी GSTR 2A से। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि B2B और B2C से जो है ITC का फ्लो रन करता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्लो। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर पी को जो है सप्लाई की। मिस्टर एक्स जो है वो हरियाणा के अंदर रजिस्टर्ड है, हरियाणा के अंदर।
और मिस्टर पी जो है वो दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है। तो मैंने आपको बताया था जनरली क्या होता है, जनरली जब डिफरेंट स्टेट होते हैं तो कौन सा टैक्स चार्ज किया जाता है, आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। तो जब आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा तो अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि इस ट्रांजैक्शन पर आईजीएसटी चार्ज होना था, वो पता चलेगा जीएसटीएन से। जनरली आप देखेंगे जो जीएसटी नंबर होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर होता है, वो जो है 15 डिजिट का जीएसटीएन नंबर होता है, जिसमें स्टार्टिंग के जो दो कोड होते हैं, स्टार्टिंग के 2 डिजिट होते हैं, वो स्टेट कोड होते हैं। फॉर एग्जांपल 06 हरियाणा के लिए, 07 दिल्ली के लिए, 09 राजस्थान के लिए। उसके बाद जो है 10 डिजिट का आपका पेन नंबर होता है, 10 डिजिट का 10 डिजिट आपका पेन नंबर होता है। और उसके बाद 3 डिजिट जो होते हैं वो रैंडम नंबर होते हैं, जो सिस्टम के द्वारा जनरेट किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ये देखेगी कि मिस्टर एक्स का जो जीएसटीएन है वो हरियाणा का जीएसटीएन है, और मिस्टर पी का जो जीएसटीएन है वो दिल्ली का जीएसटीएन है। तो ऐसे में कौन सा टैक्स चार्ज किया जाना था, आईजीएसटी। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स ने क्या किया, दिल्ली जो मिस्टर पी थे उनका दिल्ली का जीएसटीएन था, उनका जीएसटी जो जीएसटी नंबर है वो तो दिल्ली का एंटर कर दिया, लेकिन गलती से सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज कर दिया। तो आप देखेंगे जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पर एक एरर आ जाएगी कि जो है इन दैट सिचुएशन आपका जो टैक्स है वो गलत चार्ज किया गया है। तो गवर्नमेंट को जो है आपके जीएसटीएन से ये पता चल जाता है कि कौन सा टैक्स चार्ज किया जाना था। अब मान लीजिए मिस्टर क्यू जो है वो हरियाणा में रजिस्टर्ड है, तो ऐसे में इनका जो स्टेट कोड होगा, जीएसटी नंबर जो होगा वो 06 से स्टार्ट होगा, और मिस्टर एक्स भी हरियाणा में रजिस्टर्ड है तो उनका भी जीएसटी कोड जो है वो 06 से स्टार्ट होगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि दोनों ही एचएस जो जीएसटीएन है वो सेम स्टेट के हैं, तो ऐसे में सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो इस जीएसटीएन, इस बी2बी सप्लाई के बेसिस पर गवर्नमेंट ये पता लगा लेती है कि सीजीएसटी चार्ज करना है या फिर एसजीएसटी चार्ज करना है या फिर आईजीएसटी चार्ज करना है। अब बात आती है कि गवर्नमेंट ये क्यों पता लगाना चाहती है कि इस पर सीजीएसटी या एसजीएसटी लगना चाहिए था या फिर आईजीएसटी लगना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट को तो टैक्स से मतलब है और गवर्नमेंट को टैक्स मिल ही रहा है, चाहे वो आईजीएसटी की फॉर्म में मिल रहा है या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी की फॉर्म में मिल रहा है। तो इसके लिए हमें जो है उसके कॉन्सेप्ट को, उसके लॉजिक को समझना होगा। तो वो लॉजिक हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को समझना होगा, जीएसटी हिस्ट्री को। जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्सेस थे। फॉर एग्जांपल एक्साइज, वैट, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, और बहुत सारे टैक्सेस थे। ऑलमोस्ट 17 टैक्सेस को मिलाकर जो है खत्म करके जीएसटी को लाया गया था। अब जो एक्साइज था उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट था, वैट था उस पर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का राइट था। हरियाणा वैट में हरियाणा गवर्नमेंट का राइट था, यूपी वैट के अंदर यूपी गवर्नमेंट का राइट था, सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट था, सर्विस टैक्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट था, एंट्री टैक्स पर स्टेट गवर्नमेंट का राइट था। तो डिफरेंट टैक्सेस पर डिफरेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स थे। तो उससे क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता था कि उनको किस किस टैक्सेस से रेवेन्यू जनरेट होना है। सेम वे में स्टेट गवर्नमेंट को भी पता था कि उनको किस किस टैक्सेस से रेवेन्यू जनरेट होना है, और अकॉर्डिंगली वो अपना जो है बजट्स वगैरह प्लान कर लेते थे। तो जो है जो भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके अकॉर्डिंगली जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करते थे। लेकिन अब बात आई कि इन सभी टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बनाना है, जीएसटी। तो उसमें दिक्कत यह थी कि कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही थी, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट ले रही थी। अब अगर एक टैक्स बना दिया जाएगा तो उस टैक्स को कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। अगर
सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट को ये परेशानी होगी कि उसको बार बार पैसे लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना होगा और वो अपने बजट को, अपने एक्सपेंसेस को ठीक से प्लान नहीं कर पाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट को अगर कलेक्शन दे दी तो ये दिक्कत थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है कलेक्शन के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट्स पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो इसका एक तरीका निकाला गया कि जीएसटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसको हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से जानते हैं। सीजीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और एसजीएसटी को स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। तो इससे दोनों की ही परेशानी खत्म हो जाएगी। ना सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे रहना पड़ेगा, ना स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के भरोसे रहना पड़ेगा। तो इस सीजीएसटी और एसजीएसटी के कॉन्सेप्ट से जो है वो परेशानी तो खत्म हो गई, लेकिन एक और नई परेशानी खड़ी हो गई। वो नई परेशानी ये थी कि मान लीजिए ये जो है हरियाणा स्टेट है और इस हरियाणा स्टेट के अंदर सप्लायर है और बायर है। सप्लायर ने बायर को 100 रुपीज का माल जो है वो सेल आउट किया। 100 रुपीज का माल जो सेल आउट किया उस पर 18% का जो है टैक्स चार्ज किया। अब जब 18% का टैक्स चार्ज किया तो इस 18% पर 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, 9 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को चले गए और 9 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को चले गए और दोनों की ही परेशानी खत्म हो गई। लेकिन अब एक दिक्कत और आई कि जो सेलर था वो हरियाणा में रजिस्टर्ड था और जो बायर था वो दिल्ली में रजिस्टर्ड था। और इस सेलर ने दिल्ली के बायर को 100 रुपीज का माल जो है सेल आउट किया और उस पर 18% 18 रुपए का टैक्स चार्ज किया, जीएसटी चार्ज किया। अब समस्या ये आई कि इस 18 रुपए में से 9 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 9 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के हैं, ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के हैं? क्या इसको हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट लेगी या क्या इसको दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट लेगी? तो ये परेशानी थी। तो इसको खत्म किया गया बाय कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स दैट मींस जहां पर भी गुड्स या सर्विसेज की जो सप्लाई कंज्यूम होगी उस स्टेट गवर्नमेंट का उस टैक्स पर राइट। तो यहां पर जो बायर था वो दिल्ली का था और दिल्ली में वो सर्विसेज, वो गुड्स, वो सप्लाई जो है कंज्यूम की गई, तो दिल्ली गवर्नमेंट का इस टैक्स पर राइट होगा। इसमें भी कोई समस्या नहीं थी क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स था तो दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स जाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि ये जो सेलर है ये तो हरियाणा स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो जब ये टैक्स चार्ज करेगा तो ये सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी, हरियाणा गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज करेगा। और अगर ये एचजीएसटी चार्ज करेगा तो वो हरियाणा गवर्नमेंट को जाएगा। तो अब बात आई कि दिल्ली गवर्नमेंट को कैसे टैक्स पे होगा। इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए उसको क्या करना होगा? दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ऐसे तो फिर वो सप्लायर जो है, वो सेलर जो है, वो मान लीजिए इंडिया के 28 29 जितने भी स्टेट्स है उनको अगर सप्लाई करता है, सेल करता है, तो उसको हर स्टेट के अंदर अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराना होगा। तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि गवर्नमेंट ने कहा इस केस में आपको क्या करना है, आपको ना तो सीजीएसटी चार्ज करना है ना ही एसजीएसटी चार्ज करना है। इस केस में आपको जो है आईजीएसटी चार्ज करना है सीधा 18 रुपए। 18 रुपए आप टैक्स चार्ज करोगे और गवर्नमेंट को पे कर दोगे। किस गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि आईजीएसटी की जितनी भी कलेक्शन है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? इस 18 रुपए में से 9 रुपए वो अपने पास रखेगी और 9 रुपए जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट को दे देगी।
सर अब ये तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि वो दिल्ली गवर्नमेंट का पैसा है? तो सर यहां जो कॉन्सेप्ट काम करेगा वो कॉन्सेप्ट काम करेगा B2B वाला। मैंने आपको बताया सेलर जो है वो हरियाणा में रजिस्टर्ड है तो उसका कोड होगा 06, और जब वो अपनी GSTR 1 के अंदर ये बताएगा कि उसने बायर को जो माल बेचा है, बायर का जो GSTN है वो 07 है, तो ऐसे में गवर्नमेंट उस ट्रांजैक्शन के बेस पर समझ जाएगी कि जो 07 का कोड है वो दिल्ली का है, तो इस टैक्स पर दिल्ली गवर्नमेंट का राइट है। और अगर वो बायर हरियाणा में ही रजिस्टर्ड होता तो 06 होता, और 06 दोनों ही हरियाणा में रजिस्टर्ड है तो ऑलरेडी आप जो है CGST और SGST चार्ज करते, IGST की बात ही नहीं होती। जहां IGST की बात होगी वहां पर जो है गवर्नमेंट जो है उस पोर्शन को जिस स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करेगी उसको पे करेगी। हालांकि ये जो पार्ट है गवर्नमेंट का पार्ट है, इसमें हमारा कोई जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमें तो सिर्फ ये करना है, या तो CGST और SGST चार्ज करना है या फिर IGST चार्ज करना है, और रिटर्न के अंदर ये बताना है कि हमने कौन सा टैक्स चार्ज किया। चलिए सर, B2B सप्लाई के अंदर तो ये पता चल जाएगा कि सेलर कहां पर रजिस्टर्ड था और बायर कहां पर रजिस्टर्ड था, तो गवर्नमेंट उससे समझ जाएगी। लेकिन B2C सप्लाई में कैसे पता चलेगा? क्योंकि B2C सप्लाई में जो बायर है वो तो GST लॉ में रजिस्टर्ड होता ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? तो उस केस में हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। हम देखेंगे जब हम GSTR 1 फाइल करेंगे तो हमसे B2C ट्रांजेक्शन्स की डिटेल जो है अलग से ली जाती है। वहां पर पूछा जाएगा कि जो B2C सप्लाई आपने ड्यूरिंग द रिटर्न पीरियड की है उसमें कौन सी कितने स्टेट में की है, वो आपको स्टेट वाइज अलग से बतानी पड़ेगी। तभी गवर्नमेंट को पता चलेगा कि B2C सप्लाई में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का कितना टैक्स पोर्शन इन्वॉल्व है। और इसी के साथ आपको यहां पर एक और कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है जो बहुत ही जरूरी है। ये जब आप सेम स्टेट के अंदर, जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं उसी स्टेट के अंदर सप्लाई करते हैं, इसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जब आप डिफरेंट स्टेट्स के अंदर सप्लाई करते हैं, जहां पर आप IGST चार्ज करते हैं, उसको बोला जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब हम रिटर्न्स फाइल करेंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि इंटरस्टेट सप्लाई के केस में आपको अलग से रिपोर्टिंग करनी होती है। जो B2C ट्रांजेक्शन्स हैं, जो B2C ट्रांजेक्शन्स हैं इंटरस्टेट सप्लाई, दैट मींस आपने दूसरे स्टेट में की है, वो हमें अलग से रिपोर्ट करनी होती है। उसका रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। गवर्नमेंट को पता लगाना होता है कि किस स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स पास ऑन करना है जो IGST के अंदर चार्ज किया, और वो पता चलेगा जब आप जो है B2C सप्लाई के रिगार्डिंग स्टेट वाइज जो है डिटेल्स बताएंगे। B2B सप्लाई के अंदर आपको स्टेट वाइज बताने की जरूरत नहीं है। रीजन भी, जो भी आप रिपोर्टिंग करेंगे वो GST नंबर के बेसिस पर अपने आप ही पता लग जाएगा कि उस पर किस स्टेट गवर्नमेंट का राइट है। लेकिन जो आप B2C ट्रांजेक्शन बताएंगे ना, B2C ट्रांजेक्शन के अंदर आपको बताना होगा कि आपने जो है किस किस स्टेट के अंदर कितनी सप्लाई की है, जिसके जरिए जो है गवर्नमेंट ये पता लगाएगी कि किस स्टेट गवर्नमेंट का कितना उसके अंदर टैक्स पोर्शन इन्वॉल्व है। तो इसलिए GSTR 1 के अंदर, GSTR 3B के अंदर आपसे अलग से रिपोर्टिंग मांगी जाती है। इन केस ऑफ B2C सप्लाई स्टेट वाइज डिटेल्स आपको देनी होती है। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप रिटर्न फाइल करेंगे कि तो वो B2C सप्लाई की डिटेल्स जो है वो आपसे अलग क्यों मांगी जाती है। उसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो आपको जनरली जो है रिटर्न्स के अंदर देखने को मिलेगा, और काफी सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। वो कॉन्सेप्ट है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझने जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे रिटर्न्स के अंदर जो है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट्स के रिगार्डिंग भी कई बार आपको डिटेल्स फिल करनी होती है, और जो है काफी सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन आपको यहीं पर दूर करना है ताकि रिटर्न्स फाइल करते हुए आपको परेशानी ना हो। मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल के अंदर ही मिस्टर एक्स, जो कि क्या है GST लॉ में रजिस्टर्ड है, और ये क्या करते हैं, मिस्टर वाई को सेल कर देते हैं। मिस्टर वाई को सेल कर देते हैं।
मान लीजिए इन्होंने कंप्यूटर सेल किया, कंप्यूटर का इनका बिजनेस है, सेल परचेज ये करते हैं, 1 लाख रुपया जो कंप्यूटर है वो इन्होंने सेल किया है, प्लस अभी के लिए हम मान लेते हैं दोनों जो है हरियाणा में ही रजिस्टर्ड है, मिस्टर एक्स भी हरियाणा में रजिस्टर्ड है जीएसटी लॉ के अंदर, और मिस्टर वाई भी जो है वो हरियाणा में ही रजिस्टर्ड है। अब इस पर जो है 9%, 9,000 रुपीज का जो है जीएसटी चार्ज किया गया, और 9,000 रुपीज का एसजीएसटी चार्ज किया, एसजीएसटी चार्ज किया गया, तो टोटल वैल्यू हो जाती है 118,000। ये जो 1 लाख रुपए है इसको बोला जाता है टैक्सेबल वैल्यू, दैट वैल्यू ऑन विच टैक्स अमाउंट इज चार्ज। ये जो है इसको बोला जाता है जीएसटी टैक्स अमाउंट, और इसको बोला जाता है 1,18,000 को इनवॉइस वैल्यू। तो जनरली इन छोटी जो है टर्म्स के अंदर भी काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो वहां पर आपको जो है टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू के दो अलग अलग कॉलम दिखाई देते हैं, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो बिफोर टैक्स होती है, जिस पर टैक्स चार्ज किया जाता है। इनवॉइस वैल्यू वो टैक्स होती है जो इंक्लूडिंग टैक्स होती है, आफ्टर टैक्स जो वैल्यू होती है उसको इनवॉइस वैल्यू बोला जाता है। अब जो है 1,18,000 रुपए की सप्लाई की, तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, जीएसटीआर 1 के अंदर ये रिपोर्ट कर दिया कि उन्होंने मिस्टर वाई को, जिनका जीएसटीएन जो है वो मेंशन कर दिया, और उनको इतनी जो है सप्लाई की गई है। अब मिस्टर वाई का भी जो जीएसटीआर 2A है, मिस्टर वाई का भी जो जीएसटीआर 2A है, उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो गया कि मिस्टर एक्स ने उनको 1 लाख रुपए प्लस 18,000 रुपए की सेल की है, सप्लाई की। अब हुआ क्या, कुछ समय के बाद, कुछ मतलब मान लीजिए 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, मिस्टर वाई को पता चला कि उस 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए की वैल्यू जो है, 20,000 रुपए की वैल्यू का जो कंपोनेंट्स है वो डैमेज्ड है या फिर वर्क नहीं कर रहे। तो अब मिस्टर वाई ने वो जो 20,000 रुपए की कंपोनेंट्स हैं वो मिस्टर एक्स को रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब मिस्टर वाई ने जो रिटर्न किया वो मिस्टर एक्स के लिए क्या है, एज ए सेल्स रिटर्न है, और मिस्टर वाई के लिए वो क्या है, परचेज रिटर्न है। अब आपको समझना है कि मिस्टर वाई ने जो परचेज रिटर्न की, वो इसके लिए जो है डेबिट नोट इशू करेंगे। क्योंकि इसको अगर और भी सिंपल समझना चाहते हो तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे मैं दूसरों को समझाता हूं कि उन्होंने जब परचेज की अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड की होगी तो वो कुछ इस तरह की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, सीजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट 9,000, एसजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट 9,000 टू मिस्टर एक्स 1,18,000, कि मिस्टर एक्स की जो लाइबिलिटी है वो 1,18,000 रुपए। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स को किया गया है क्रेडिट, और जब हम माल वापस कर रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, उस अमाउंट का, उस व्यक्ति का, उस पर्सन का जो बैलेंस है उसको कम करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिस्टर एक्स को कर देंगे डेबिट, और डेबिट करने के लिए वो जो है डेबिट नोट इशू करेगा। मान लीजिए 20,000 रुपए प्लस टैक्स, तो यहाँ पर 20,000 रुपए पर जो है आप टैक्स इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर नीचे हम पहले परचेज रिटर्न या परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं 20,000 रुपए, और ऐसे में उनको जो है सीजीएसटी इनपुट भी रिवर्स करना होगा 1,800 टू एसजीएसटी इनपुट 1,800, और टोटल अमाउंट जो है यहां पर आ जाएगी 23,600। अब बात आई कि सबसे पहले हम बात करते हैं जो मिस्टर वाई है उनको क्या करना है। देखिए मिस्टर वाई को जीएसटीआर 1 के अंदर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जीएसटीआर 1 जो होती है वो आउटवर्ड सप्लाई के लिए होती है, और जबकि ये मिस्टर वाई के लिए क्या है, एक इनवर्ड सप्लाई ट्रांजैक्शन है। क्योंकि मिस्टर वाई क्या है, एक बायर है, एक रेसिपिएंट है। तो इनको क्या करना है,
जो इन्होंने 18,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट लिया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, अब उसमें इतनी अमाउंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है। जो बेनिफिट लिया था वो जो है इतनी अमाउंट से जो है वो अब रिवर्स करना है। तो ये क्या करेंगे, अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर इन्होंने जो आईटीसी क्लेम किया होगा अब उसको रिवर्स कर देंगे। कितनी अमाउंट से कर देंगे, सीजीएसटी 1800, एसजीएसटी 1800। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ सप्लायर। अब सप्लायर के लिए ये क्या है, एक सेल्स रिटर्न। अब जब सेल्स रिटर्न है तो इन्होंने सेल्स करते हुए जो एंट्री पास की होगी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर वो इस तरह की होगी, मिस्टर वाई डेबिट 1,18,000 रुपए टू सेल्स, सेल्स को इन्होंने क्रेडिट किया होगा 1,00,000 रुपए, टू सीजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी 9,000 रुपए और टू एसजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी 9,000 रुपए। तो ये इन्होंने अकाउंटिंग एंट्री पास की। अब सेल्स रिटर्न के लिए, सेल्स रिटर्न इनका माल वापस आ जाता है तो अब जो है मिस्टर वाई से इनको 1,018 रुपए नहीं लेने हैं, कम लेने हैं। कितने कम लेने हैं वो हमने यहां पर देखा था, 23,600 रुपए जो है वो कम चार्ज करना है। तो इसके लिए ये क्या करेंगे, जब इन्होंने मिस्टर वाई को डेबिट किया था उसके बैलेंस को कम करने के लिए ये क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे टू मिस्टर वाई 23,600 और इसके लिए वो क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करें। तो ये हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि किस ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट नोट होता है, किस ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट नोट होता है। तो यहां पर मिस्टर एक्स क्रेडिट नोट इशू करेंगे और मिस्टर वाई डेबिट नोट इशू करेंगे। एक ही ट्रांजैक्शन के लिए सप्लायर के द्वारा जो है क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा और सेम सप्लाई के लिए, सेम ट्रांजैक्शन के लिए बायर के द्वारा जो है डेबिट नोट इशू किया जाएगा। तो टू मिस्टर वाई को इन्होंने क्रेडिट कर दिया 23,600 रुपए से और अब ये क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट को कर सकते हैं, सेल्स अकाउंट को कर सकते हैं 20,000 रुपए से और सीजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी डेबिट करेंगे 1,800 रुपए से और एसजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी को ये डेबिट करेंगे 1,800 रुपए से। अब गवर्नमेंट को पहले तो आपने ये बता दिया कि मैंने 1,00,000 रुपए की सेल की है और उस पर 18,000 रुपए का टैक्स चार्ज किया है, लेकिन कस्टमर ने तो 20,000 रुपए प्लस टैक्स का माल आपको वापस कर दिया। तो इसका मतलब आपने गवर्नमेंट को जो है गलत बता दिया या फिर गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स बता दिया। तो उस टैक्स को कम करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, जीएसटीआर 1 के अंदर क्रेडिट नोट की डिटेल्स जो है वो एंटर करनी होगी और क्रेडिट नोट की डिटेल एंटर करते हुए आप ये बताएंगे कि कितना माल आपका वापस आ गया, उसकी अमाउंट क्या थी, टैक्सेबल अमाउंट क्या थी और उस पर कितना टैक्स जो है वो आपने ज्यादा पे कर दिया, अब आप उसको लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं, ये आप बताएंगे क्रेडिट नोट के जरिए। इस पूरे केस स्टडी के अंदर हो सकता है जो है रिवर्स केस भी बन सकता है। रिवर्स केस कैसे बनेगा कि मिस्टर एक्स ने जो वैल्यू की 1,00,000 रुपए की, वो जो है 1,20,000 रुपए की गुड्स थी, लेकिन गलती से 1,00,000 रुपए का इनवॉइस बना दिया गया, 20,000 रुपए कम से इनवॉइस बन गया। तो इस केस में जो है मिस्टर वाई को डेबिट नोट की जगह क्रेडिट नोट इशू होगा, वो मिस्टर वाई जो है वो क्रेडिट नोट इशू करेंगे और मिस्टर एक्स जो है वो डेबिट नोट इशू करेंगे। सेम इसका रिवर्स केस होगा, वो आप एक बार थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करें। अगर आपको दिक्कत आती है तो मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका रिवर्स केस अगर आप लेंगे तो जो है मिस्टर एक्स डेबिट नोट इशू करेंगे जहां पर आपकी जो है इनवॉइस के अंदर कम वैल्यू ले ली गई और मिस्टर वाई जो है वो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो आपको समझना है मेन जो करक्स ये है कि सप्लायर जो भी डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट इशू करेगा
वो आपको जीएसटीआर 1 के अंदर डिक्लेयर करना है। और बायर या फिर मैं कहूं रेसिपिएंट जो भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करेगा, वो जीएसटीआर 3B के अंदर उसका ट्रीटमेंट होगा। जीएसटीआर 1 के अंदर उसकी कोई भी डिटेल नहीं जाएगी बायर के प्रोस्पेक्टिव से। बायर अपनी जीएसटीआर 1 में कोई भी डिक्लेरेशन नहीं देगा। जो सप्लायर है, जो सेलर है, वो अपनी जीएसटीआर 1 में डिक्लेरेशन देगा, डिटेल्स अपलोड करेगा। जो बायर है, जो रेसिपिएंट है, वो तो सिर्फ या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करेगा या इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करेगा। डिपेंड करता है डेबिट नोट या क्रेडिट नोट पर। तो ये आपको समझना जरूरी है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट के रिगार्डिंग मैंने देखा है बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। हमेशा ध्यान रखें, डेबिट नोट क्रेडिट नोट अगर सप्लायर के द्वारा इशू किए गए हैं तो वो जीएसटीआर 1 के अंदर अपलोड करने होंगे, और अगर एज ए बायर आपने इशू किए हैं तो उसका ट्रीटमेंट 3B के अंदर ही होगा, बायर की जीएसटीआर 1 के अंदर नहीं होगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद हमारा एक और कॉन्सेप्ट जो रह जाता है कि हमने जो बात की थी सप्लाई के रिगार्डिंग हमने बात की कि टैक्सेबल सप्लाई और एग्जम्प्टेड सप्लाई। एग्जम्प्टेड सप्लाई में हमने देखा नील रेटेड सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई। इसके अलावा एक और सप्लाई हमारी रह जाती है जो कि बात करती है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई, अगर आप इसके नाम की तरफ जाते हैं तो आपको लगेगा कि वो सप्लाई जिस पर जीरो रेट ऑफ टैक्स है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि वो सप्लाई जो है नील रेटेड सप्लाई होती है जिस पर जीरो रेट ऑफ टैक्स होता है। बेसिकली जीरो रेटेड सप्लाई जो वर्ड यूज किया गया वो यूज किया गया एक्सपोर्ट सप्लाईज के लिए। एक्सपोर्ट सप्लाईज वो सप्लाई जो है आप आउटसाइड इंडिया करते हैं, वो जो है एक्सपोर्ट सप्लाईज कहलाती हैं या फिर जीरो रेटेड सप्लाई कहलाती है। जब हम जीएसटीआर 3 फाइल करेंगे या फिर जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो हम देखेंगे कि जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाईज की डिटेल आपसे अलग से मांगी जाती है। जो जीरो रेटेड सप्लाई होती है, जो एक्सपोर्ट सप्लाईज होती है, वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स दोनों तरीके से हो सकती है। विद पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विद पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है, आप जो है उस सप्लाई पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि आप जो है उस सप्लाई पर गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में गवर्नमेंट को कोई भी लॉस नहीं है, क्योंकि क्या होता है, एक्सपोर्ट जब आप करते हैं, एज ए सप्लायर जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो जो है फॉरेन करेंसी का इनफ्लो इंडिया के अंदर होता है। मान लीजिए आपने यूएसए के अंदर कोई सप्लाई की, तो वहां से जो है डॉलर्स के अंदर जो है आपको जो सेल कंसिडरेशन है वो रिसीव होता है। तो फॉरेन करेंसी का जितना इनफ्लो इंडिया में होगा उतना इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपको इंसेंटिव देती है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक इंसेंटिव ये भी है कि आप जो है, गवर्नमेंट ये कहती है कि इस एक्सपोर्ट जो आप करेंगे उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, तो आप जो है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो सप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि गवर्नमेंट ये कहती है आप एक बार टैक्स दे दीजिए और जितना टैक्स आप पे करेंगे उसका आप जो है रिफंड क्लेम कर लीजिए। तो काफी सारी जगह पर जो है आप टैक्सेस की पेमेंट करते हुए एक्सपोर्ट करते हैं और बाद में उस टैक्स का आप जो है रिफंड क्लेम कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट जो है, जो ये रिफंड आपको देती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो भी आप एक्सपोर्ट करते हो, चाहे विद पेमेंट ऑफ टैक्स हो या फिर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हो, वो आप जो है हमें रिपोर्ट कर दीजिए जीएसटीआर 3B के अंदर और जीएसटीआर 1 के अंदर। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, जो उस ट्रांजेक्शन को, उस सप्लाई को आइस गेट करके जो उनका पोर्टल है, जो कस्टम डिपार्टमेंट के अंडर जो आता है, उस पोर्टल से वो सभी डिटेल्स आपकी मैच करती है, और जब वो डिटेल्स मैच हो जाती है तो आपके रिफंड को सैंक्शन कर देती है। तो हम देखेंगे जब हम जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो उसमें एक टेबल 6A होगी जिसके अंदर हमें जो है एक्सपोर्ट रिलेटेड सभी जो है
ट्रांजेक्शन्स की जो रिपोर्टिंग है वो करनी होती है। सेम वे में जब हम जीएसटी भी फाइल करेंगे तो हम देखेंगे जो आउटवर्ड सप्लाई होती है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉलम आपको अलग से दिया जाता है जो बेसिकली जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जीरो रेटेड सप्लाई भी एक तरह की सप्लाई है जो बेसिकली एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज की जाती है। उसके अलावा और कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आपको आपकी नॉलेज में भी होगी या फिर आपको उनके बारे में याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स जो है जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, वो जब भी कोई सेल करेंगे या कोई आउटवर्ड सप्लाई करेंगे, मान लीजिए मिस्टर वाई को ही करते हैं, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, एक टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। इस टैक्स इनवॉइस के अंदर बेसिकली 16 टू 17 थिंग्स जो है वो मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल सप्लायर का नेम, सप्लायर का जीएसटीएन, सप्लायर का एड्रेस, प्लेस ऑफ सप्लाई, जो है गुड्स के लिए जो है आइटम जो क्वांटिटी, रेट और अमाउंट्स और टैक्स अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। इसके अलावा जो है बायर्स की जो डिटेल्स होती है, बायर का नेम, बायर का जीएसटीएन, बायर का प्लेस ऑफ सप्लाई, वो एड्रेस, वो जो है काफी सारी डिटेल मेंशन होती है। इसके अलावा इन पर जो है इनवॉइस नंबर या सीरियल नंबर भी मेंशन होता है। कभी भी जो है आप देखेंगे कि आप जो है इनवॉइस 1, 2, 3, 4, 5 ये हमेशा आपका जो है सीरियल नंबर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है फर्स्ट बिल जो है एक नंबर जो बिल इशू करते हैं उसके बाद जो है आप 5 नंबर बिल इशू करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमेशा ये जो नंबर होते हैं ये सीरियल नंबर्ड होने चाहिए। तो हम देखेंगे जब हम जीएसटी रिटर्न्स फाइल करेंगे तो आपको जो है आपको टैक्स इनवॉइस के रिगार्डिंग भी डिटेल्स फिल करनी होंगी कि आपने ड्यूरिंग द रिटर्न पीरियड कितने इनवॉइस इशू किए, कितने इनवॉइस ऐसे थे जो कैंसिल हुए और नेट कितने इनवॉइस जो है वो आपके द्वारा इशू किए गए। तो ये सभी डिटेल्स आपको जो है मेंटेन करनी है जीएसटी लॉ के अंदर, वो सभी आपको रिटर्न्स के अंदर भी जो है डिक्लेयर करते हैं। तो आज के हमारे सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे हाउ टू फाइल जीएसटीआर 1 और कुछ बेसिक बातें अगर हमें लगता है कि आपके साथ डिस्कस की जानी चाहिए तो वो भी हम डिस्कस करेंगे।